हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर रहा हूं यूरिया प्लांट का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, इसमें जो है एमपी सेक्शन क्या है, एमपी सेक्शन के बारे में हम पूरा सीखेंगे, उसके फ्लो डायग्राम वगैरह सब कुछ लेके। और जैसा कि आपको याद होगा, जब मैंने जो है एचपी सेक्शन पढ़ाया था जिसमें यूरिया की सिंथेसिस हो चुकी थी, तो उसमें हमने ये सब कुछ बता दिया था कि यूरिया जो है रिएक्टर में कितने टेम्परेचर, कितने प्रेशर से सिल्टरिंग हो रही है और वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो एचपी सेक्शन में जो हमारा यूरिया का सिंथेसिस हुआ, उसमें जो है यूरिया का सिंथेसिस टू स्टेप में हुआ, 2 स्टेप में, पहले ही नहीं हो गया। जैसे 2 स्टेप का मतलब कि एक बार में नहीं, 2 बार। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं कि अमोनिया के केस में, तो अमोनिया की H2 प्लस जो है N2 की बात करूं तो NH3 हमारी जो है डायरेक्ट बन जा रही है। तो ये 1 स्टेप प्रोसेस है। लेकिन जो है यहाँ पे जो है हमारी यूरिया बनने की जो है जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या होता है कि पहले स्टेप में जो है अमोनिया प्लस CO2 मिलके अमोनियम कार्बोनेट बनाते हैं, जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट का डिहाइड्रेशन होता है, जिसकी वजह से अमोनियम कार्बोनेट जो है यूरिया में और पानी में जो है कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें जो है यूरिया का कन्वर्जन लगभग एचपी सेक्शन में जो रिएक्टर के आउटलेट में मिलती है यूरिया, उसमें जो है कन्वर्जन की, अगर टोटल कन्वर्जन की बात करें तो 40% मैक्सिमम होता है कि 40% जो है यूरिया जो है कन्वर्ट हो गई। तो पहला स्टेप जो है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दूसरा स्टेप जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये तो आपको उसी वीडियो में मैंने पूरा डीपली बता दिया था, अगर नहीं आप देखे हो तो प्लीज़ उसे आप जरूर देखें। अब बात आई एमपी सेक्शन। और एमपी सेक्शन में क्या हुआ दोस्तों, जब यूरिया बनी हमारी लगभग 40% कन्वर्जन हो गया, तो वहाँ पे अप्रोक्स 60% जो है कन्वर्जन जो है नहीं हो पाया। 40% तो हो गया, अगर 100 के वेट में लेके चले तो 40% यूरिया बन गई। बाकी जो बचा हमारा 60%, वो जो है अनकन्वर्टेड जो है अमोनियम कार्बोनेट है, वो जो है अनकन्वर्टेड है, वो कन्वर्ट नहीं हुआ। और जो अनकन्वर्टेड अमोनियम कार्बोनेट है, अब उसको तो हम बाहर फेंक नहीं सकते। और स्नेम प्रोगेटी में आप जानते हो कि स्नेम प्रोगेटी टोटल रिसाइकल प्रोसेस है, एकदम टोटल रिसाइकल रीयूज। तो हम क्या करेंगे कि जो अमोनिया और CO2 जो है जिनसे यूरिया नहीं बन पाए, उसे तो हम एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे नहीं, उसको क्या करेंगे, अमोनियम कार्बोनेट को तोड़ के अमोनिया को अलग, CO2 को अलग करेंगे। जब अमोनियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे, यानी कि NH2COO NH4 जो है अमोनियम कार्बोनेट, उसको जब आप तोड़ोगे तो वो अमोनिया और CO2 में टूट जाएगा। लेकिन ये जो जब टूटेगा तो उसको हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, और जो हीट दे रहे हो तो यानी कि यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो वही यहाँ पे हमें करना है दोस्तों। यहाँ पे क्या है कि एचपी सेक्शन में तो अमोनियम कार्बोनेट को हम स्टीपर में ले जाके तोड़ दिए, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे वहाँ पे ले जाके तोड़ दिए। लेकिन स्टीपर में पूरा का पूरा अमोनियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं हुआ, पूरा का पूरा डिकम्पोजिशन जो है इवन में नहीं हुआ, स्टीपर में नहीं हो पाया। तो इसीलिए उसको हम ले आए एमपी सेक्शन में। एमपी सेक्शन में हम क्या करेंगे, अमोनियम कार्बोनेट को CO2 और अमोनिया में तोड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि जब ये टूट जाएंगे, CO2 अलग हो जाएगी और अमोनिया अलग हो जाएगी, तो इनको हम अलग फिर से फर्दर रिएक्शन के लिए रिसाइकल करके फिर से फर्दर रिएक्शन करा देंगे। और अगर हम अमोनिया कार्बोनेट को ना तोड़ें तो ये जो है एक तरह से अमोनियम कार्बोनेट जो है लाइनों को एक तरह से कोरोज कर देगी, और उसे हम कहाँ फेंकेंगे, कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमारे पास बस यही ऑप्शन है कि उसे डिकम्पोज करके अमोनिया और CO2 में तोड़ो। और ये काम हमने एचपी सेक्शन में भी किया था, और ये काम हम एमपी सेक्शन में भी करेंगे, और यही काम हम एलपी सेक्शन में करेंगे। तो एचपी सेक्शन में हम लगभग जो है 147 केजी प्रेशर पे
और 204 डिग्री टेम्परेचर पे अमोनियम कार्बोनेट को तोड़े थे। लेकिन एमपी सेक्शन में हम जो है अमोनियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे 17.5 से 18 केजी के प्रेशर पे और 140 से 160 केजी 140 से 160 डिग्री टेम्परेचर पे। अब आप कहोगे कि यार सर वहाँ पे तो हमने 204 डिग्री टेम्परेचर दे के तोड़ा था, लेकिन यहाँ पे आप 140 या 160 डिग्री दे के ही कैसे तोड़ ले रहे हो जो अमोनियम कार्बोनेट को। उसे तो आपको 204 से ऊपर या 204 पे ही तो तोड़ना चाहिए। लेकिन भाई आप ये ध्यान रखो कि एचपी सेक्शन में हमारा जो है प्रेशर कितना था। एचपी सेक्शन का प्रेशर 147 केजी था, लेकिन एमपी सेक्शन का अगर प्रेशर देखें तो 17 से 18 केजी है। यानी कि वहाँ पे हाई प्रेशर था जिसके लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ा। यहाँ पे लो प्रेशर है और जिसके लिए हमें कम ही टेम्परेचर पे काम हो जाएगा। एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, जो अपना अगर हम गैसों के को लेके चलें, गैसों के केस में पहले समझ लो आप कि अगर आप जो है गैस का प्रेशर बढ़ाओगे, अगर आप गैस का प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम गैस का क्या होगा, कम होगा। यानी कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस क्या है, पास पास आती जाएगी, और जब पास पास आती जाएगी तो वही गैस एक तरह से लिक्विड की तरह बिहेव करने लगेगी। लिक्विड क्या है, लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास रहते हैं, गैस में मॉलिक्यूल जो है दूर दूर होते हैं। तो आप प्रेशराइज कर दोगे तो वो लिक्विड जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं धीरे धीरे एक जगह पास में आ जाएंगे। तो वो एक तरह से जब पूरी तरह से अच्छे से प्रेशराइज कर दोगे तो मॉलिक्यूल एक जगह हो जाएंगे, वो एक तरह से लिक्विड का बिहेव करने लगेंगे, एक तरह से लिक्विड का बिहेव करने लगेंगे। तो आपने प्रेशर बढ़ाया तो गैस का वॉल्यूम कम हो गया, वो पास पास हो गया। और जब कोई ज़्यादा से ज़्यादा गैस थोड़े से वॉल्यूम में आएंगी तो उनको अगर आप सेपरेट करोगे या तोड़ोगे, सेपरेट करने का मतलब अलग अलग करना, तो जब उसको अलग करना चाहोगे तो इजीली नहीं होंगी, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तब जाके वो अलग होंगी। लेकिन और वही काम हमने एचपी सेक्शन में किया। एचपी सेक्शन में क्या किया, हाई प्रेशर पे सारी वो थी गैसेस थी, जैसे CO2 हुआ, अमोनिया हुआ, पानी हुआ स्टीम के रूप में, और अमोनियम कार्बोनेट हुआ, यूरिया में अमोनियम कार्बोनेट हुआ। तो वहाँ पे जो हाई प्रेशर में, तो हाई प्रेशर को अगर सेपरेट करना है तो स्टीपर में आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो आपने ज़्यादा टेम्परेचर दिया 204 के आसपास, तब जाके वहाँ से CO2 और अमोनिया और स्टीम जो है एक तरह से सेपरेट हुई। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 140 से 160 दे रहे हो, क्यों दे रहे हो कि अब उसका उल्टा कर दे रहे हो। यहाँ पे प्रेशर कम दे रहे हो आप, कम प्रेशर हो जा रहा है कम, और जिसकी वजह से वॉल्यूम जो हो जा रहा है ज़्यादा हो जा रहा है। प्रेशर किए कम, वॉल्यूम हो गया ज़्यादा, और जब ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो थोड़ा सा ही टेम्परेचर दोगे तो वो सेपरेट हो जाएंगे, एक जगह से मूवमेंट उनका अलग हो जाएगा, टूट जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। एक तरह से ये समझो कि जब 50 लोग एक साथ इकट्ठे हों तो आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और उनको अगर वो अलग अलग हो जाएं तो इजीली आप उनके साथ कुछ भी कर सकते हो। जैसे 50 लोग हैं तो 50 लोगों को सेपरेट करने के लिए आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ढेर सारा मेहनत करनी पड़ेगी। और लेकिन अगर वहीं ऐसा करो कि वो लोग अलग अलग हो जाएं तो आप इजीली उन पे अटैक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जब एक साथ थे तो उनके पास बॉन्डिंग एनर्जी ज़्यादा थी, उनके पास ताकत ज़्यादा थी। जब वहीं अलग अलग हो गए तो आप इजीली टेम्परेचर देके इजीली आप उनके साथ कुछ भी कर सकते हो। ठीक यहाँ पे हमने प्रेशर को क्या किया, रिड्यूस कर दिया। एकदम डायरेक्ट जो है, जो प्रेशर हमारा 147 था उसको डायरेक्ट हम 17-18 केजी के प्रेशर पे ला के छोड़ दी। अब वहाँ पे क्या होगा कि वॉल्यूम तो खूब ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ने से थोड़ा सा ही टेम्परेचर दोगे तो वो तुरंत सेपरेट हो जाएंगे। तो उन्हीं गैसों को सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया कि इतने प्रेशर से 147 से हमने क्या किया 17 से 18 केजी प्रेशर कर दिया, जिससे हमारा वॉल्यूम बढ़ गया। और वॉल्यूम बढ़ने से थोड़ा सा टेम्परेचर, यानी कि कितना दोस्तों, लगभग 140 से 160 टेम्परेचर पे ही इनका सेपरेशन हो जाएगा। किसका, अमोनिया का, CO2 का और स्टीम का। और जो हमारा अमोनियम कार्बोनेट है वो भी इजीली लो टेम्परेचर पे ही टूट जाएगा। इसके आगे जो मैं LP सेक्शन पढ़ाऊंगा उसमें तो हम और कम टेम्परेचर से अमोनियम कार्बोनेट को तोड़ देते हैं।
आप तो ये समझो कि एचपी सेक्शन में कुछ अमोनियम कार्बोनेट टूटा, पूरा तो टूटा नहीं, बाकी जो है वो एमपी सेक्शन में टूटेगा, और बाकी जो बचा रेस्ट ऑफ अमोनियम कार्बोनेट वो एलपी सेक्शन में ले जाके तोड़ेंगे। तो एलपी सेक्शन में तो 3.5 kg का प्रेशर ही रहता है, और उस पर हम थोड़ा सा 140 के आसपास टेम्परेचर देके ही अमोनियम कार्बोनेट को तोड़ के सेपरेट कर लेते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको कि एचपी सेक्शन से एमपी सेक्शन में गए तो एमपी सेक्शन का प्रेशर इतना कम क्यों किए, और उतने कम टेम्परेचर यानी कि 140 से 160 पे ही अमोनियम कार्बोनेट कैसे टूट जा रहा है, ये सब समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं मेन मोटिव जो है हमारा, कि जो एचपी सेक्शन से आया हमारा उसका 147 प्रेशर था, 204 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन कंट्रोल वाल्व के बाद यही जो है घट के एमपी सेक्शन में जब जा रहा है हमारा, ये है हमारा MB2 और ये E2 और E2, तो उसमें जब जा रहा है तो उसका टेम्परेचर हमारा 140 से 160 होता है और प्रेशर 17.5 होता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे दोस्तों फेरूस लगी है, वो डायरेक्ट इसमें इन नहीं होता, यहाँ पे हमारा फेरूस लगी है। दोस्तों फेरूस क्या होती है वो भी समझ लेते हैं। फेरूस कुछ नहीं, ऐसा एक खाली एक गिलास की तरह एक पॉट होता है, और उसमें जगह जगह होल्स होते हैं ऐसे ऐसे। जैसे मैं इसमें होल करके बताऊँ, ये जो गोला है तो यहाँ पे समझ लो कि ये होल है, तो जैसे उसमें गिरता है यूरिया सोल्यूशन तो इससे इन गोलों से यहाँ से बाहर वो गिरता है, और बाहर जब फैलेगा तो वो आएगा। ये पैकिंग है हमारी, पैकिंग पाउडरिंग है, और इनसे जो है पैकिंग क्यों दिए हैं, लिक्विड और वेपर को सेपरेट करने के लिए। लिक्विड कौन सा है, यूरिया सोल्यूशन, वेपर कौन सा है, अमोनिया CO2 और स्टीम, और जो पानी भी तो ये ऑपरेट होगा। तो लिक्विड सोल्यूशन जैसे हम डालें तो हमारे यहाँ से हमारे अमोनिया CO2 या H2O जो है गैस फेस में जो है वेपर फेज में वो तो निकल जाएंगे, यूरिया सोल्यूशन नीचे आएगा, और यहाँ पे हम देंगे LMS स्टीम। LMS का ये जो है सुपर हीट सेचुरेटेड स्टीम है, इसका प्रेशर जो है 4.7 kg और टेम्परेचर 160 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कुछ डिकम्पोज करा लेंगे, उसके बाद जो है यूरिया सोल्यूशन नीचे आएगा, तो उसमें जो अमोनियम कार्बोनेट है उसको MS स्टीम से तोड़ेंगे। MS स्टीम का जो है प्रेशर 22 kg होता है, टेम्परेचर 219 डिग्री, तो इससे तोड़ेंगे तो वो फिर अमोनिया और CO2 में टूट के ऊपर उठेगा और वहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये है कि हमारे जो HP सेक्शन यानी कि E1 का आउटलेट में हमारी अमोनिया जो था 24.73 थी, CO2 जो था 6.66 थी, यूरिया जो था 44.05 थी, और वाटर जो था 24.56 था। लेकिन अब जो है यहाँ से टूट जाने के बाद जब इसका आउटलेट होगा और इसका आउटलेट जाएगा हमारा LP सेक्शन, तो LP सेक्शन में जब हमारा जाएगा तो उस कंडीशन में यूरिया जो होगी 6.44% होगी, CO2 जो होगी 1.38% होगी, और यूरिया जो है 62.56%, और जो है वाटर जो है 29.62। ये कंपोजिशन आपको याद रखना पड़ेगा कि इतने से इन हुई और इतना आउटलेट हुई, और फिर ये चले गए LP सेक्शन में। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब आप कहोगे कि यार MP सेक्शन तो बहुत बड़ा है, MP सेक्शन में C1 है, B1 है, E9AB है, C3 है, E7 है या P2 है। अगर आप तो प्लांट से हो तो ये सब जानते हो। अगर जो प्लांट में नहीं है, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग है या अप्रेंटिस है, उससे तो मालूम नहीं है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि MP एब्जॉर्बर भी, जो MP एब्जॉर्बर है, अमोनिया स्टोरेज टैंक है जो V1, या अमोनिया कंडेंसर हुआ E9AB, या MP इनर्ट वाशिंग टावर C3, या MP कंडेंसर E7, या P2 यानी कि कार्बामेट रिसाइकल पंप, ये सारी चीज़ें जो हैं MP सेक्शन में आती हैं। लेकिन दोस्तों मैं इनका जिक्र यहाँ पे इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं जो है लिक्विड को लेके चल रहा हूँ, बस लिक्विड के फ्लो डायग्राम आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें वेपर की हैं। वेपर के फेज में हमारी जो अमोनिया है या CO2 है उसको C1 में एब्जॉर्ब कराओगे, वो तो वेपर की साइकिल है। मैं बस लिक्विड यानी कि यूरिया सोल्यूशन को लेके चल रहा हूँ। तो जब
यूरिया की सोल्यूशन को लेके चल रहा हूँ तो यूरिया सोल्यूशन बस MV2 में इन हुई, सेपरेट हुई और LP सेक्शन में चली गई, ये है। लेकिन अगर मैं जब गैस सर्किट डायग्राम बताऊंगा पूरा MP सेक्शन का, तो उसमें आपको MP ऑब्जर्वर, अमोनिया स्टोरेज टैंक, अमोनिया कंडेंसर, MP इनर्ट वाशिंग टावर, MP कंडेंसर, कार्बोनेट रिसाइकल पंप, ये सभी उसमें इंक्लूड करूंगा। इसमें ओनली बस यूरिया सोल्यूशन का बस फ्लो में बता रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ तक फ्लो हो रहा है। तो आई होप आपको MV2 जो है MP सेक्शन पूरा समझ में आ गया होगा। इसका प्रेशर कितना रखते हैं, 17.5 से 18 kg, टेम्परेचर 160। और इसमें और कुछ यूरिया सॉल्यूशन में तो नहीं है, बाकी जो बचा वो गैस सर्किट में है, तो गैस सर्किट को मैं अलग से बाद में बनाऊंगा उस पर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें आप ये भी जाने होंगे कि हम MP सेक्शन का यूज क्यों करते हैं, MP सेक्शन में जो कंपोजिशन क्या क्या है यूरिया, अमोनिया, CO2 और वाटर का, या MP सेक्शन में जो है कम टेम्परेचर पे ही कैसे हम इवापोरेट कर देते हैं, डिकम्पोज कैसे कर देते हैं। यहाँ भी डिकम्पोजिशन होगा, LP सेक्शन में भी डिकम्पोजिशन होगा किसका, अमोनियम कार्बोनेट का। एक चीज जो छूट रही है वो ये कि आप कहोगे कि सर जो अपना HP सेक्शन से जो हमारा आया सोल्यूशन 147 kg का प्रेशर था, तो MP सेक्शन में आते आते उसका ऐसा हमने क्या किया कि 17.5 से लेके या 18 kg प्रेशर हो गया। ऐसा क्यों, कई गुना कम क्यों हो गया, इतना कम क्यों हो गया? तो उसके बारे में भी मैं बता दूं कि दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है। प्रेशर को अगर कम करना है, लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड का प्रेशर या गैस का प्रेशर, किसी भी चीज़ का प्रेशर अगर कम करना है तो आप दो चीज़ कर सकते हो। एक तो लेट डाउन बाय कंट्रोल वाल्व के थ्रू लेट डाउन करा सकते हो, जैसे आपके प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व जो है, या थ्रोटलिंग आप समझते हो वैसे कर लो। या दूसरा लाइन साइज रिड्यूस, लाइन की साइज अगर आप रिड्यूस कर दोगे तो भी आपका प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप एरिया को कम करोगे, एरिया घटाओगे, तो प्रेशर क्या होगा, एरिया घटाने पे प्रेशर कम और वेलोसिटी जो है ज़्यादा हो जाएगी। एरिया डाउन करोगे तो प्रेशर जो है कम होगी, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे उसमें मैं बताया था जब मैंने इजेक्टर पढ़ाया था, तो इजेक्टर में एक तरह से वो वेंचुरी इफेक्ट पे वर्क करता है। तो थ्रोट पे जो है, थ्रोट पे हमारे एरिया कम होते हैं, एरिया थ्रोट पे कम होने की वजह से प्रेशर बहुत कम हो जाता है, यानी कि एक तरह से वैक्यूम वहाँ क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है प्रोसेस फ्लूइड वहाँ पे सक होकर चला जाता है। तो आप या वेंचुरीमीटर में ही आप देखोगे जो थ्रोट होता है, थ्रोट पे एरिया कम होती है, वेलोसिटी ज़्यादा होता है और प्रेशर जो है बहुत कम होता है। तो इस तरह से हमने इसको क्या है कि लाइन साइज से भी प्रेशर डाउन कर सकते हैं और लेट डाउन करा, कंट्रोल वाल्व का लेट डाउन करा के भी प्रेशर डाउन करा सकते हैं। इसमें और कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे भी कवर अप करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।